सीडीएसएल जहां पर क्वार्टर 3 पॉजिटिव आने के बावजूद भी गिरावट थी। कल रात को आई इंडिया यूएस ट्रेड डील का फायदा सीडीएसएल को भी मिल गया है आज के दिन। कल स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट बेस पर गिरावट दी थी। हमने इसको डिस्कस भी किया था कल के दिन में कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बेस है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना जरूरी है कंपनी से रिलेटेड, पूरे मार्केट से रिलेटेड। एंटिसिपेशन किसी को भी नहीं था, मुझे नहीं लगता कि किसी को यहां पर उम्मीद भी थी कि देर रात अचानक से ट्रंप जागेगा और कहेगा कि भाई करो, जल्दी से डील करो, फाइनलाइज। तो आई डोंट बिलीव कि किसी को भी इस पर कोई भी एंटिसिपेशन थी कि जल्दी कुछ ना कुछ अचानक से आ जाएगा, क्योंकि मार्च तक का टाइम तो इंडिया ने खुद ही कह दिया था कि भाई मार्च तक ट्रेड डील फाइनलाइज हो सकती है। लेकिन ट्रंप आधी रात में चेंज हो गया दिमाग और कह दिया कि भाई नहीं, अभी करो जो करना है, अभी खत्म करो इस चीज को। ठीक है, तो ये सब मार्केट में हुआ। आज मैंने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, बट अल्टीमेटली पूरा मार्केट आज के दिन बुलिश है। 2% से ज्यादा मार्केट में तेजी है। 2800 से ज्यादा की मार्केट में आज के दिन तेजी है। सेंसेक्स ऊपर काफी अच्छा आज के दिन है और सीडीएसएल भी गैप अप हो चुका है। तो पूरी कहानी आपको शायद यहां पर समझ आ चुकी होगी, समराइज हो चुका होगा। अब आते हैं सीडीएसएल पर। तो सीडीएसएल ने रिसेंटली अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए थे, जहां कंपनी का मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट जो है 52.9% आया था, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। साथ में कंपनी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि लेबर कोर्ट में जो चेंजेस आए हैं ना, वहां पर कंपनी के ऊपर कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव था। कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी का बड़ा था, पर उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट ही देखने को मिल रही थी। अब ये कहे कि मार्केट की वजह से गिरावट थी, ये कहना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि बीएसए लिमिटेड इसके अगेंस्ट में इंपैक्ट तो बीएसई पर भी पड़ेगा, बट बीएसई लिमिटेड इसके अगेंस्ट में अपना कंसोलिडेशन पकड़ करके बैठा था। ठीक है, लेकिन सीडीएसएल की गिरावट बड़ी हो चुकी थी रिजल्ट्स पॉजिटिव आने के बावजूद भी। तो समझते हैं कंपनी ने क्या किया है और आगे क्या कंपनी को जरूरत है करने की। अब इस गिरावट की वजह से टेक्निकल्स बहुत बुलिश हो जाते हैं। एमएफआई 21.3 का चले जाता है और 26 का आपका आरएसआई। तो आज के दिन कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट मिलना था कल के बार्स के साथ में, उसके अंदर कंपनी को जो है पूरी इस न्यूज का, यूएस इंडिया ट्रेड डील का फायदा भी मिल चुका है, जिसकी वजह से गैप अप एंड देन फर्दर स्टॉक में ब्रेकआउट आज के दिन देखने को मिला। क्वार्टर 3 में कंपनी का ग्रोथ था 9.43%। ये रिवेन्यू ग्रोथ था कंपनी का, जो कि सितंबर में -1.05 था। तो कंपनी का दिसंबर क्वार्टर रिवेन्यू में बहुत अच्छा था। प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने 2% का प्रॉफिट दिया, क्योंकि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार माइनस प्रॉफिट ग्रोथ दे रही थी। वो कंपनी फाइनली एक पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ पर आई 2% के ही। ठीक है, भले ही 2% था, बट स्टिल ये इंप्रूवमेंट काफी अच्छा था। तो कंपनी का ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आया और कंपनी में एफआईएस और डीआईएस ने भी खरीदारी करी दिसंबर में। ठीक है, एफआईएस के पास 12.40 और डीआईएस के पास 15.12। सितंबर में इतना था, दिसंबर में खरीदारी करी आपके एफआईएस और डीआईएस दोनों ने ही। टेक्निकली स्टॉक बुलिश। ठीक है, और ये आता है एनएससीडीएसएल का आपका चार्ट पैटर्न। एक बार इसको ध्यान से देखना, बहुत क्लियर आपको मिलेगा। कल जो हमने लाइव सेशन डिस्कस किया था वहां पे हमने सीडीएसएल भी मार्क किया था। सीडीएसएल में हमने 2 ट्रेंड मार्क किए थे। पहला, जहां कल के दिन स्टॉक का लो था 1200 पर, इसको नोट जरूर कर लेना। 1200 कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, 1200 पे, और साथ में 1060 1060 हमने डिस्कस किया था कि 1200 पर टिके रहना स्टॉक का बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। ये तब की बात है जब यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं आई थी, मार्केट में कुछ पॉजिटिव नहीं था, तब की बात है, कल के दिन की सुबह सुबह की। ठीक है, तो यहां पर बायर सीडीएसएल में आ रहे थे 1200 पे कल की कैंडल में। एक बार मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ठीक है, कल की कैंडल में आपको बार नजर आ रहे हैं, नीचे की टेल बार को इंडिकेट कर रही थी। ठीक है, तो 1200 पर आकर के सीडीएसएल में कल के दिन रिकवरी ऑलरेडी मिल चुकी थी, बट ये पूरा गैप अप जो आज के दिन सीडीएसएल हुआ है, ये इंडिया यूएस ट्रेड डील का फायदा मार्केट पर और सीडीएसएल पर रहा है। लेकिन इसके बाद में कहानी आती है बड़ी, क्योंकि इसके बाद आपका 1350 भाई, ये है असल में बड़ा रिजेक्शन। यहां पर है बड़ा स्ट्रगल आज के दिन सीडीएसएल में। अब ब्रेकआउट तो दिया, गैप अप भी कर गया, लेकिन सीडीएसएल में 1350 पर आकर के रिजेक्शन फेस हो रहा है। ऊपर की टेल लंबी जो सेल को इंडिकेट कर रही है। और अगर आप इसका पहले की पोजीशन देखोगे ना सीडीएसएल में, पहले भी 1350 पर स्टॉक ने स्ट्रगल किया है। लेकिन क्यों कर रहा है ऐसा? अगर आप 1350 के ट्रेजेक्टरी को यहां पर देखोगे, आपको नजर आएगा एक बार स्टॉक ने यहां बेस लिया है, एक बार रिजेक्शन फेज पहले भी कर चुका है, एक बार रिजेक्शन फेज यहां भी कर चुका है,
2 बार पहले बेस भी ले चुका है, इसी वजह से 1350 आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है सीडीएसएल के अंदर। ये कम से कम पिछले 1.5 साल की कहानी चली है 1350 पर। 2 बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिए 1350 पे, लेकिन वो तब था जब स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा था। लेकिन जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो ना, तो पुराने बेसिस क्या होते हैं आपके, नए रिजेक्शन। वही चीज आज के दिन हो रही है, 1350 पर जाकर के स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो भैया 1350 पहले आपको देखने को मिल रहा है। कई बार कोशिश करिए नीचे से ऊपर आते हुए, स्ट्रगल किया है कई बार, बट हर बार गिरावट ही देखने को मिली स्टॉक के अंदर। तो इस बार देखते हैं 1350 पर किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है। 1350 ब्रेकआउट करता है तो आपका नेक्स्ट पोजीशन बनती है अराउंड 1405 पे, 1405। 1350 स्ट्रगल है, अगर ब्रेकआउट करता है तो 1405 का आपका नेक्स्ट पोजीशन दिखा रहा है ऑन चार्ट पैटर्न। ठीक है, 1200 का आपका काफी इंपॉर्टेंट बेस रहा, जहां पर आपको पहले भी एक बार बेस, यहां पर भी प्रॉपर कंसोलिडेशन पहले भी देखने को मिला है। 1060 का उसके नीचे का ट्रेंड है, जो कि इस बुल मार्केट के अंदर, जो मार्केट आज के दिन अच्छा हुआ, इसी तरह की पॉजिटिविटी रहती है तो ये आना तो बहुत मुश्किल रहेगा। बट 1200 आपका काफी क्रूशियल ट्रेंड रहा था। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है आपकी सीडीएसएल में। सब्सक्राइब कर दिया करो, देखो यार पैसे नहीं लगते इस चीज के, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब ना एक बार छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं एनएसडीएल का। ठीक है, एनएसडीएल पर आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट रहती है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। ऑल द फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस में ऑलरेडी एनएसडीएल का चैनल पर मेरे अवेलेबल है, प्लीज जरूर देख लेना फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। बट स्टॉक ने जब से कंपनी ये मार्केट में लिस्ट हुई है ना, उसके बाद से नेगेटिव रिटर्न ही दिए। किसी भी बुल मार्केट का फायदा कंपनी को नहीं मिला है, जो कि आपका मिला था बुल मार्केट, एक छोटा सा बुल मार्केट आपको मिला था सितंबर और अक्टूबर 2025 में, उसका फायदा भी इस कंपनी को नहीं मिला। ठीक है, उस बुल मार्केट का भी फायदा इस कंपनी को नहीं मिला, जब आपका मार्केट 79,800 से लेकर के 85,000 के आसपास गया था, तो वहां भी कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। और आज की पोजीशन अगर हम देखें, तो आज की पोजीशन में कंपनी को थोड़ा सा फायदा जरूर रहा है, बट इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टिल स्टॉक एक बड़ी फॉल के अंदर है। अब ये गिरावट क्यों है इस कंपनी के अंदर, फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस पूरा अवेलेबल है चैनल पर, जरूर देख लेना। लेकिन एक बार यहां देखो, कंपनी बहुत इनकंसिस्टेंट है। मतलब दिसंबर में जो कंपनी का ग्रोथ आया -0.81% का, ये कंपनी का रिवेन्यू आया ग्रोथ में, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का रिवेन्यू जो है वो गिर जाता है। कंपनी इस बार दे रही है, दिसंबर में कंपनी ने दिया 360 करोड़ का रिवेन्यू, और पिछले साल था दिसंबर में 363 करोड़ का। तो भैया गिरावट आई यहां पर, और सितंबर में 12% का कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ था, तो अल्टीमेटली ग्रोथ परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिर गया। तो कंपनी के पी रेशियो, पीबी रेशियो और ईपीएस तीनों खराब हो जाते हैं यहां पर। मतलब पीबी और पी दोनों बढ़ जाता है और ईपीएस गिर जाता है कंपनी का, क्योंकि रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का नहीं है यहां पे। तो ओवरऑल कंपनी का ये रिजल्ट पहले सेगमेंट में बहुत बुरा गया एनएसडीएल का। ठीक है, दूसरा आपका आता है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, जहां पर कंपनी ने इस बार कितना प्रॉफिट दिया, इस बार कंपनी ने दिया 90 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर, जो कि पिछले साल था अराउंड 86 करोड़ का। तो कंपनी ने प्रॉफिट पर जंप दिया, 4 करोड़ का प्रॉफिट पर जंप था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ इस बार आए 4% का। लेकिन सितंबर में 15% था, तो यहां पर भी कंपनी 11% गिर जाती है अपने ग्रोथ के अंदर। कंपनी का ईपीएस भी ड्रॉप कर जाता है, जो कि बढ़ना जरूरी होता है किसी भी फंडामेंटल फाइनेंशियल कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो चीजें कंपनी को Q3 पर नहीं मिली है। बस आज के बुल मार्केट का फायदा कंपनी को मिला है एनएसडीएल को, अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सभी चीजें Q3 में कंपनी को और खराब बना देती है, कंपनी को और वीक कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है कंपनी में नोट करने वाले। और एफआईआईज और डीआईआईज फिर सेलर देखने को मिले इस कंपनी के अंदर। ठीक है, सितंबर में एफआईआईज की होल्डिंग 15.89 थी, दिसंबर में गिर के 14.54 हो चुकी है। डीआईआईज 39.23 थे, जो कि अब गिर करके 37.85 हो चुके हैं। पब्लिक खरीद रही है वो बात अलग है, 44.86 से 47.62% पब्लिक हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई एनएसडीएल हमें रिटर्न दे, तो उसके लिए आपको कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने जरूरी है। बहुत इनकंसिस्टेंट है कंपनी, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का लगातार डाउनवर्ड ग्रोथ है। बाकी प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, एनएसडीएल का जरूर देख लेना। सीडीएसएल का भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री आपको मिल जाएगा पूरे चैनल पर मेरे, जरूर देख लेना। सीडीएसएल का लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से सीडीएसएल में आप प्लान कर सकते हो,
और बीएससी लिमिटेड का भी आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होती है बीएससी लिमिटेड के अंदर। दोनों में आपको वेजेस पैटर्न पर काम करता देखने को मिलता है, बोथ सीडीएसएल एंड बीएससी लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री के वीडियोस दोनों के अवेलेबल है चैनल पर, जरूर चेकआउट कर लेना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।